शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल राजेंद्र शुक्ला ने मुंबई में फंसे रीवा और सतना के लोगों की मदद के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट किया है और मदद मांगी है। सोनू सूद ने भी तत्काल ट्विटर पर रिस्पांस देते हुए लिखा है कि वो जल्द ही सभी को वापस भिजवाएंगे। जब एमपी आएंगे तो पोहा खाएंगे। राजेंद्र शुक्ला ने सोनू सूद का स्वागत भी किया है, आभार भी जताया है। लेकिन इस बीच ये मुद्दा अब सियासी गलियारों में काफी उछाला जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब केंद्र में और राज्य में बीजेपी की सरकार है, सरकार ने करीब 5 लाख से ज्यादा श्रमिकों को वापस लाने का दावा किया है, तो आखिरकार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री को सोनू सूद से क्यों मदद मांगनी पड़ी है? सुनिए जरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में अब ये जो नया मुद्दा है, इसको लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तरफ से क्या रिएक्शन आए हैं? मतलब यह है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई कि वो लोगों को नहीं ला पा रहे, इसलिए उनके पूर्व मंत्री सोनू सूद से कह रहे हैं कि लोगों को वहाँ से भिजवा दें। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार फेल हो गई कि वो लोगों को नहीं ला पा रहे, इसलिए उनके पूर्व मंत्री सोनू सूद से कह रहे हैं कि लोगों को वहाँ से भिजवा दें। जिन्होंने अपने पैसे पे यहाँ पे मजदूरों को भेजने का काम किया, उनके रूप में उन्हें आंकड़ों में बता के कहीं ना कहीं सरकार ने वाहवाही लूटने का काम, जो मजदूर पैदल आए, जो मजदूर अपने साधनों से आए, जैसे और तैसे आए, उनके आंकड़े इकट्ठे करके झूठ बोलने का काम किया। आज आईना सरकार को दिखाया है पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने। मेरा सरकार से सवाल है, क्या ये राजेंद्र शुक्ल जी ने जो सही करा है कि वहां से लोगों के लिए मदद मांगी है, तो क्या राज्य सरकारों ने इसकी व्यवस्था करी थी या नहीं करी थी? इन लोगों को आपने अपने उसमें अकाउंट में पैसे पहुंचाए थे या नहीं पहुंचाए थे? स्पष्ट है, राज्य सरकार की झूठ की राजनीति खुल चुकी है। तो देखिए, इस वक्त ये बड़ा मुद्दा है जो इस वक्त सियासी गलियारों में है। मजदूर जो कि लगातार पलायन कर रहे हैं, जगह जगह फंसे हुए हैं, मदद की इन्हें जरूरत है। लेकिन इस बीच जब मदद मांगी गई है तो मदद को लेकर सियासत हो रही है। सियासत इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में और केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपके सांसद हैं, बावजूद इसके आपको मदद के लिए अभिनेता नजर आता है, आप अभिनेता से मदद मांगते हैं। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़े हुए हैं, अब्बास हफीज जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। राजपाल जी, सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ सर। केंद्र में और मध्य प्रदेश में सर आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 5 लाख से ज्यादा मजदूरों को वो वापस ला चुके हैं, बावजूद इसके आपकी पार्टी के विधायक सोनू सूद से मदद मांग रहे हैं। सरकार पर भरोसा नहीं है उन्हें, आप लोग नहीं ला पा रहे वापस? अगर कोई समाज के अंदर इस प्रकार की वैश्विक महामारी के समय में खुले दिल से मदद करता है तो वो अपने भारतीय होने के नागरिक का धर्म का पालन करता है, चाहे वो सोनू सूद जी हो, चाहे कोई भी नेता, अभिनेता या सामान्य व्यक्ति या संस्था संगठन हो। और अगर इस प्रकार की संस्था, संगठन या व्यक्ति इस वैश्विक महामारी के समय में शासन के साथ में, शासन की मंशा के अनुरूप स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से या स्वयं के खर्चे से समाज की मदद करता है, तो ऐसे लोगों का उत्साहवर्धन करना भी राजनीतिक दल के नेताओं को चाहिए। विपक्ष को भी चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का, इस प्रकार के काम करने वाले समाज सेवकों का उत्साहवर्धन करना चाहिए। विपक्ष है, इस नाते हर चीज का विरोध करना यह भी उचित नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर सोनू सूद जी ने कोई ऐसा कार्य किया है जिससे उनको प्रशंसा जाना चाहिए तो उनकी तरफ प्रशंसा भी जाना चाहिए। और अगर वो कोई अभियान चला रहे और उस अभियान में एक नागरिक के नाते कोई अगर मदद मांगना चाहे तो मदद मांग सकता है, कोई उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। और जहाँ तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात है तो हम हमारे प्रदेश के और देश के श्रमिक से लगाकर तमाम लोगों के लिए कोरोना वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाने के प्रयास कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और उसी प्रयास का नतीजा है कि आज विश्व में कहीं न कहीं अगर रेट
वाइज देखा जाए या रेशो वाइज देखा सर जाए जरा तो मुझे कहीं ये ना कहीं बताइए कि भारत जो आप मददगार बनने की बात करते हैं, अगर यूपी में मदद के लिए विपक्ष सामने आता है तो आपको बसों का परमिट चाहिए होता है, आपको बसेस कितनी है, कैसी हैं, ये सारी चीजें पता करनी होती है, उसके बाद आप उन्हें मदद करने देते हैं। लेकिन अगर आपकी पार्टी का विधायक खुद मदद मांगता है तो ये अच्छी बात है कि वो मददगार है। जरा बताएंगे मुझे ये। नहीं, निश्चित तौर पर मदद करने की एक भावना जो रहती है, विशुद्ध रूप से मदद करने की भावना हो तो बात समझ में आती है। उत्तर प्रदेश के प्रकरण में राजनीति करने का काम किया है। विपत्ति के समय भी अगर कांग्रेस राजनीति करेगी तो ऐसी ही मुंह की खाना पड़ेगी। सर वहाँ पर बीजेपी ने भी कम राजनीति नहीं करी थी। अब्बास हफीज जी, ठीक है, अब्बास हफीज जी, राजस्थान की अब्बास बसों को हफीज जी, सरकार इनकी है लेकिन मदद सोनू सूद से मांगी जाएगी। देखिए, ये बात दर्शाती है कि किस तरह मैं सुन रहा था सिसोदिया जी को, मेरे मित्र अच्छी बाबात रखते हैं, लेकिन मैं सुन रहा था बहुत धैर्य से कि वो क्या कह रहे थे। एक दो तरह का चेहरा जो है वो बेनकाब होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 800-900 बस वापस भेजना और खाना देकर के सिर्फ कांग्रेस को इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल जाए और मजदूरों को मुसीबत में डाले देना। और यहाँ पर कितनी, मेरी बात तो सुन लीजिए, अरे मेरी बात। राजपाल जी आपके पास आऊंगी, मैंने आपकी बात बहुत विवेक पूर्वक सुनी, अब्बास हफीज जी ने भी सुनी, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। सर सबसे पहले कितना असहाय है एक पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक, ये दिखता है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये है कि केदार शुक्ला और राजेंद्र शुक्ला, इन लोगों की जो लड़ाई चल रही है सबके सामने है, विंध्य की लड़ाई। आज मुझे लगता है कि शायद केदार शुक्ला जी का मंत्रिमंडल में फाइनल होता हुआ दिखा होगा नाम, जिसकी वजह से इस तरह के ट्वीट और इस तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है। ये उदाहरण भी है भाजपा की अंतरकला का और अपनी दावेदारी का मंत्री पद के लिए और ब्लैकमेलिंग का। लेकिन साफ एक्सपोज कर दिया अपने खुद के मुख्यमंत्री को, खुद की सरकार को, जो कह रहे थे हमारे मजदूरों को हम वापस लाएंगे। ये शिवराज जी का बयान था कि हम लेकर आए हैं अपने मजदूरों को वापस। कहाँ हैं? सोनू सूद से मदद मांगनी पड़ रही है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़कर। ये आज सबके सामने है कि कितनी असहाय और कितनी लाचार और कितनी कमजोर सरकार है जो मजदूरों को वापस नहीं ला पाई। बताइए राजपाल जी, कमजोर है सरकार? नहीं, निश्चित तौर पर कमजोर तो इनकी सरकार थी जो कोविड-19 की आहट को पहचान बात कीजिए, अपनी बात कीजिए रहे। मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं मेरी बात ये कह रहा हूँ कि हम हमारे मदद मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगी, ये बताइए ना। निश्चित तौर पर वो स्वतंत्र है कि जिससे भी मदद मांगना चाहे। उन्होंने कोई पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष से मदद नहीं मांग ली है। अगर वो सोनू सूद जी से मदद मांगने का काम किया तो सोनू सूद इस भारत देश के नागरिक है, मजदूरों को निर्भर कर रहे हैं। लेकिन सर दिक्कत ये है ना कि मध्य प्रदेश की जनता ने वोट आपको दिया है सर, इसलिए सवाल आपसे किया जा रहा है, ना कि सोनू सूद से हम सवाल कर सकते हैं या उनसे हम जाके मदद मांग सकते हैं। प्राथमिक तौर पे तो सरकार से और प्रशासन से मदद मांगी जाती है ना, लेकिन बावजूद इसके सोनू सूद से मदद मांगी गई है, ये थोड़ा सा चौंकाता है। आप लोग रहिए मेरे साथ, कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अब तक 5,85,000 श्रमिक वापस आ चुके हैं। करीब 4,10,000 श्रमिक बसों से वापस लाए गए हैं। 1,75,000 श्रमिक ट्रेनों से लाए गए हैं। गुजरात की बात करें तो वहां से 2,17,000 और राजस्थान से 1,30,000 श्रमिक वापस लौटे हैं। महाराष्ट्र से 1,40,000 श्रमिक वापस लाए गए हैं। इसके अलावा भी कई राज्यों से श्रमिकों को वापस लाने का काम किया गया है। श्रमिकों को लेकर अब तक जो ट्रेनें पहुंची हैं उनकी संख्या 135 है। तो ये आंकड़ा है जिसमें साफ साफ ये बताया गया है कि 5 लाख से ज्यादा जो मजदूर हैं वो वापस आए हैं। राजपाल जी, 5 लाख से ज्यादा ये जो मजदूर आए थे, इनमें वो लिस्ट शामिल नहीं है क्या सर, जो कि राजेंद्र शुक्ल ने अपने ट्विटर में ट्वीट की हुई थी कि ये लिस्ट है उन लोगों की जिनको वापस लाना है? नहीं, निश्चित तौर पर वो जो आए हैं वो तो आपने बताया। मैं आपको साधुवाद देता हूँ कि आपने हमारे आंकड़े पूरे बताने का काम किया मध्य प्रदेश सरकार के। परंतु अगर कोई व्यक्ति, समाज सेवी संस्था अगर सहयोग कर रही है और उससे कोई व्यक्ति मदद मांगता है तो इसमें गुनाह कौन सा हो गया है? कौन सा इसमें कोई ऐसा काम हो गया जो राजपाल जी, सवाल यही है ना कि राज्यों के साथ राज्य जब बदलते हैं तो आप लोगों की रणनीति भी बदल जाती है, आपका देखने का नजरिया भी बदल जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई मदद करने के लिए आए तो वो राजनीति हो जाती है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश में आपका विधायक किसी से मदद मांग ले तो उसे आप मानवीय भावनाओं से जोड़ देते हैं। अब्बास हफीज जी, विधायक जिनके पार्टी का मुख्यमंत्री हो वो अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं करते हुए अपने रीवा क्षेत्र के लिए
एक कलाकार से, एक अदाकार से मदद मांगे, उस पर इनको आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस की कमान जिसके हाथ में हो, जो प्रभारी महासचिव हो उत्तर प्रदेश की, अगर वो मदद करने आती है तो राजनीति है, कांग्रेस की गाड़ियां नहीं चलने देंगे। लेकिन खुद मदद मांगेंगे अपने मुख्यमंत्री को छोड़ के दूसरे को। लेकिन ये सबसे बड़ा जो इसमें एंगल है, इनकी अंतरकला, इनका अंतर विरोध और इनकी जो आपस की रंजिशें हैं वो खुल के सामने आ रही हैं। क्योंकि जो हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हैं उनको मंत्री बनाने के लिए बहुत अटकलें लगती हैं, लेकिन केदार शुक्ला राजेंद्र शुक्ला की लड़ाई ये अंजाम दिखा रही है कि भाजपा की फजीयत कराने में मजबूर हो गए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता हैं वो ये मानते हैं कि मदद मांगकर राजेंद्र शुक्ला ने कुछ गलत नहीं किया है। ये तो अच्छी बात है कि संकट के समय अगर कोई मदद कर सकता है, कोई सामाजिक तौर पर समाज की मदद कर सकता है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि जनता का जिम्मेदार है कौन। सरकार को इसलिए जिम्मेदारी मिलती है जनता की कि वो उनके काम आ सके संकट काल में। बात सियासी गलियारों की। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। उपचुनाव के मद्देनजर बीजेपी हाईकमान ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को मालवा निमाड़ की 5 सीटों की जिम्मेदारी दी है। कैलाश विजयवर्गीय उपचुनाव में सांवेर, आगरमालवा, बदनावर, सुवासरा और हाट पिपलिया विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी संभालेंगे और इन सीटों पर जीत के लिए रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी जरूर इन सीटों के लिए करते नजर आ रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय गुरुवार या शुक्रवार को रायपुर पहुंच सकते हैं। ये तीसरी बार है जब बीजेपी की कमान साय के हाथों में है। ऐसे में चुनौतियां बड़ी हैं। सबसे सामने जो चुनौती है वो है मरवाही विधानसभा उपचुनाव। रिक्त हो गई है सीट और सूचना चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई है। राज्य बनने के बाद से ही मरवाही में जोगी परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन अब समीकरण बदल गए हैं। अगर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करती है तो कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संकेत पहुंचेगा। इसके साथ ही साय को बचे हुए मंडल और जिलों में नियुक्ति का काम भी करना है। कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना भी इस वक्त उनकी अहम जिम्मेदारी है। कोरोना संकट की वजह से कई राज्यों की आर्थिक स्थिति इस वक्त डगमगा गई है। दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने खर्चों में कटौती कर दी है। सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार ना तो ट्रांसफर होंगे और ना ही कोई तबादला नीति आएगी। इस कदम से सरकार 180 करोड़ रुपए बचा सकती है। वित्त विभाग ने सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। तो देखिए, कैबिनेट बैठक में खर्च में कटौती के कई फैसले लिए गए हैं। मसलन नई नियुक्तियां नहीं होंगी, ट्रांसफर, महंगे होटलों में बैठक नहीं होंगी, विदेश यात्राएं अब फिलहाल रोकी गई हैं, वाहन खरीदी पर भी प्रतिबंध है। यह फैसला 1 साल के लिए है और सीधे तौर पर इससे फायदा ये होगा कि कटौती अगर खर्चों में की जाएगी तो आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाना आसान होगा, क्योंकि कोरोना संकट काल में पिछले 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब आर्थिक गतिविधियां बंद थीं। हालांकि अब इन्हें रफ्तार दी गई है, लेकिन स्थिति धीरे धीरे संभलेगी और ऐसे में कोरोना की वजह से जो बजट बिगड़ा है उसे संभालने की कोशिश। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों से बैठ करके समीक्षा की है। हमारी आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए ही हम लोगों को काम करना है। ऐसे कोई काम जिसको हम रोक सकते हैं आने वाले समय में, उस खर्च को हमको नहीं करना है और जो आवश्यक खर्च है उन्हीं खर्चों को हमको संपादित करना है। ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का जारी हो ही चुका है। सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है, मुझे 30% कटौती कर दें, 40% कटौती कर दें, एक अलग विषय है, तात्कालिक इसके उपाय हैं। मगर जो आने वाले समय में जो वित्तीय संकट आने वाला है उसको लेकर मैं तो ये कह सकता हूँ इस सरकार की 5 साल की सिर्फ एक ही उपलब्धि होगी। नए निर्माण कार्य, नए विकास काम, नए काम तो कुछ होंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ पुराने 15 साल के काम के मेंटेनेंस और रिपेयर यदि 5 साल कर लेते हैं, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ।
छत्तीसगढ़ में इस वक्त कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 550 के पार ये हो गई है। हैरानी की बात यह है कि सबसे ज्यादा वो लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग माना जाता है। बात हम युवा वर्ग की कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े निकलकर छत्तीसगढ़ से सामने आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित युवा वर्ग है। 4 लॉकडाउन पूरा होने के बाद प्रदेश में कोरोना के मामलों की जो तस्वीर सामने आई है उसमें सबसे ज्यादा संक्रमित होने वालों की तादाद युवा वर्ग है और जो एज ग्रुप है वो 16 साल से 35 साल के बीच का है। 29 मई की स्थिति जब पूरे प्रदेश में कोरोना मरीजों की तादाद 417 रही, उस दिन 220 केस केवल युवा वर्ग से जुड़े हुए थे, जबकि 36 से 45 साल उम्र के बीच के जो केसेस हैं वो 89 थे। 40 से 80 साल तक मरीजों की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या सिर्फ 45 थी। शुरू से अब तक युवाओं में ही सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस छत्तीसगढ़ में मिले हैं। राहत की बात यह है कि अब संक्रमण की दर घटकर 7% हो गई है। इससे पहले ये 10% थी। चलिए बात निसर्ग तूफान की। निसर्ग तूफान मुंबई के कई इलाकों में आज अपनी आमद देगा और भारी नुकसान पहुंचा सकता है ये अनुमान, इसलिए एनडीआरएफ की कई टीमें वहां पर तैनात की गई हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में भी इसका असर देखा जाएगा। भारी बारिश जिसके चलते कई जो जिले हैं मध्य प्रदेश के वो प्रभावित होंगे। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार गुरुवार को ज्यादातर जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। सोमवार और मंगलवार को कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है। तूफान के असर से भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग में बारिश हो सकती है। प्री मानसून हुई बारिश ने लोगों की जहां परेशानी को बढ़ाकर रख दिया है, वहीं तमाम सरकारी दावों की पोल खोलकर रख दी। पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से जो है पूरे ज़िले भर में गेहूं की खरीदी ज़ोरों पर चल रही थी। इसके लिए ज़िले भर में करीब 109 उपार्जन केंद्र बनाए गए थे जहां पर किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा था। इसके अलावा देखें कि करीब 15 दिन पहले इस तरह की आशंका जाहिर कर दी गई थी कि अगर बारिश होती है तो इस गेहूँ को किस तरह से सुरक्षित रखा जाएगा, उसको लेकर कोई गंभीरता नहीं बढ़ती गई और नतीजा ये हुआ कि कल हुई बारिश की वजह से काफ़ी सारा गेहूं जो खुले में पड़ा हुआ था वो भीग गया है। जिले में इस बार रिकॉर्ड खरीदी हुई है। करीब 3,52,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई है, जो कहा जा सकता है कि धार जिले के इतिहास में अभी तक की सर्वाधिक खरीदी है। इसमें से करीब 2,75,000 मीट्रिक टन गेहूँ का परिवहन किया जा चुका है। अभी भी पूरे जिले भर के कई उपार्जन केंद्रों में करीब 78,000 मीट्रिक टन गेहूँ खुले में रखा हुआ, बाहर रखा हुआ है, जिसका परिवहन नहीं हो पाया और ना ही उसे छत के भीतर रखकर उसको सुरक्षित रख पाए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान मंडियां बंद थी और दूसरी सबसे बड़ी वजह कि मजदूरों की काफ़ी कमी आई थी। इस वजह से जो है वो इस गेहूं का ना तो परिवहन हो पाया और ना ही इसको सुरक्षित रख पाया गया है। जबकि सरकारी दावे ये थे कि गेहूँ के परिवहन की और उसको सुरक्षित रखने की, उसके भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था। पर आप देख सकते हैं कि मैं इस समय हूँ धार जिले के लेबड़ उपार्जन केंद्र पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि कई सारा गेहूं अभी भी खुले में रखा हुआ है। इसको ना तो परिवहन की कोई व्यवस्था हुई है इसकी और ना ही इसको सुरक्षित रखने की। इसके अलावा कई उपार्जन केंद्रों पर पूरा गेहूं जो कि बोरों में भी नहीं भरा गया है, खुले में पड़ा हुआ है, उस पर जो है वो बारिश की वजह से तिरपाल ढांक कर उसको सुरक्षित रखने की नाकाम कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं कि करीब 78,000 मीट्रिक टन गेहूं जो कि अभी भी बाहर रखा हुआ है उपार्जन केंद्रों में, उनमें से ज़्यादातर गेहूं जो है वो इस बारिश में भीग गया है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये अभी जिम्मेदारियां तय होना बाकी है। दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज़, धार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई इस वक्त कोरोना से जूझ रही है। ये कहर एक तरफ है और अब दूसरी तरफ से निसर्ग नाम का चक्रवर्ती तूफान आज अपनी धमक दिखाएगा। तूफान टकराएगा तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मुंबई को अपने इतिहास में पहली बार एक बड़े तूफान और भारी बारिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान भी लगाया है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई से बस 150 किलोमीटर दूर अब ये चक्रवात है। तेज बारिश वहां पर शुरू हो गई है और हाई टाइड का अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि समुद्र में 6 फीट तक लहरें उठ सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जब लैंडफॉल होगा तो कई इलाकों में तबाही मच सकती है।
एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2, थाने में 2 और रत्नागिरी में 2 टीमें तैनात हैं। और देखिए कहां निसर्ग का ज्यादा असर होगा, यह हम आपको बता रहे हैं। जब निसर्ग का लैंडफॉल होगा तब रायगढ़ के अलीबाग में इसके होने की आशंका है। इसके बाद मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ और उत्तर मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश होगी, यह अनुमान लगाया गया है। गुजरात के नवसारी में भयंकर असर ये तूफान ला सकता है। अहमदाबाद में बीती रात से ही जमकर बारिश हो रही है और देखिए तमाम तरह के एहतियात बरतने के लिए लोगों को कहा गया है। साथ ही साथ जो समुद्री इलाका है वहां पर लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद की गई है। मछुआरों को अलर्ट भेजा गया है। साथ ही पार्क वगैरह में भी लोगों की आवाजाही पर इस वक्त रोक है। पूरी तरीके से यहाँ पर इस वक्त एहतियात बरता जा रहा है ताकि महा तूफान जो है वो महा तबाही यहाँ पर ना मचा पाए। चक्रवाती तूफान मध्य प्रदेश में आज रात से कुछ असर देखने को मिलेगा और मोस्टली ये दक्षिण मध्य प्रदेश में इंदौर, आपका इंदौर डिवीज़न और उज्जैन डिवीज़न और जबलपुर डिवीज़न में और आपका होशंगाबाद डिवीज़न में पानी की संभावना रहेगी। विंड की स्पीड 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मानसून एक्टिविटी साइक्लोन के कारण कुछ इफेक्टेड हो सकती हैं। ये 20-21 के आसपास कुछ देखने को मिल सकता है। अब आपको बताते हैं एक अहम खबर जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है। कोरोना संकट काल में लोगों का साइकिल की तरफ रुझान एक बार फिर से बढ़ गया है। अमेरिका में बीते 2 महीनों में इसकी बिक्री दुगनी हुई है, तो भारत में सैकड़ों मजदूर शहरों की बेदर्दी से परेशान होकर अपने गांव की तरफ जब लौटे हैं तो साइकिल पर नजर आए हैं। साइकिल का आपकी सेहत से गहरा नाता है। WHO से लेकर तमाम रिसर्च ये बताती है कि रोजाना 30 से 40 मिनट की साइकिलिंग शरीर को फिट बनाकर तन मन दोनों की परेशानियों से छुटकारा दिला सकती है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि ये इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। साइकिलिंग अगर आप करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। 1 घंटे में 71 ग्राम वजन भी साइकिलिंग करने से कम होता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।